फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत 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 स्वागत है। तो जैसे कि टाइटल ने आपको बता दिया होगा कि मैं आज प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर के ऊपर बात करने वाली हूँ। एक्चुअली कोई प्लान नहीं था मेरा प्लान किसी और वीडियो को डालने का था, बट उसके लिए अभी मैं प्रिपेयर नहीं थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पहले जब मैं एक सीरीज़ बना ही रही हूँ, मैंने थायराइड के ऊपर वीडियो डाल दिया है। अगर आपको थायराइड की शिकायत है तो प्लीज़ जाके वीडियो देखिए, मैं लिंक डाल दूँगी। और उसके बाद अगर कंसीव करने में आपको प्रॉब्लम होती है तो उससे भी रिलेटेड एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं जो है डाल चुकी हूँ, मैं उसका भी लिंक डाल दूँगी, आप वो वीडियो भी जाके चेक कर लीजिएगा। तो मैंने सोचा कि अब थायराइड के ऊपर मैं डाल चुकी हूँ, कंसीव कैसे करना है वो डाल चुकी हूँ। तो आफ्टर कंसीव आपका जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, तो उसके ऊपर भी मैं थोड़ी सी आपको जो है इन्फॉर्मेशन दे दूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो मुझे लगता है कि प्रेगनेंसी में मेरा तो डिलीवरी तक जो टाइम था, सबसे मेरा टफ़ टाइम था वो मेरे जो फर्स्ट के 3 महीने थे वही थे। जी हाँ, बहुत कम लोग होते होंगे शायद जिनको जो है प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग मंथ्स में दिक्कत नहीं होती होगी। बहुत ही रेयर लोग होते होंगे, ऐसे होती होंगी ऐसी लेडीज़ भी जिनको कोई दिक्कत नहीं होती होगी, और बहुत खुशकिस्मत होती हैं वो सीरियसली। बिकॉज़ जो 3 महीने होते हैं वो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाले होते हैं, और मुझे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, दोनों टाइम पे बहुत दिक्कत हुई थी। बिल्कुल मतलब हिम्मत ही नहीं होती थी कुछ भी करने की। इवन घर के काम तो छोड़ दो, इवन नहा के काम तक करने की बस की नहीं होती थी। बस पड़ जाओ और वॉमिट, खाना पीना मतलब टोटली छूट जाता है। तो ज़्यादा लंबा नहीं खींचना मुझे इस वीडियो को, तो मैं मेन मुद्दे पे आती हूँ कि मैं क्या आपको बताने जा रही हूँ। मैं आपको ये चीज़ बताने जा रही हूँ कि अगर आप अकेली रहती हैं, क्या स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में क्या करना है क्या नहीं करना वो आजकल सबको पता है कि भाई भारी सामान नहीं उठाना है, और दवाई टाइम से लेनी है। डॉक्टर से आप जैसे कोविड चल रहा है तो बिल्कुल भी आप लापरवाही मत कीजिए। कंसीव करते ही आप डॉक्टर के पास जाइए। ये मत सोचिए कि अभी टाइम नहीं सही नहीं चल रहा है, क्योंकि आजकल कुछ भी हो जाता है। जैसे मैंने अपने वीडियो में बताया भी था कि आप जब आप कंसीव करने की प्लानिंग करते हो तभी से आप अपने आप को प्रेग्नेंट समझ के चलना, क्योंकि आजकल कंसीव करते ही बिल्कुल अंदर क्या दिक्कतें होती हैं आपको बिल्कुल नहीं पता, और तुरंत मिसकैरेज जैसी सिचुएशन हो जाती है। तो आप वैसी बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, आप डॉक्टर से जाके कंसल्ट करेंगे तुरंत, तो ठीक है। उसके बाद अगर आप अकेली रह रही हैं, अगर आप हस्बैंड के साथ बाहर रहती हैं और आपकी फैमिली अलग रहती है, तो मैं एक चीज़ आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ अगर आप अलग रहती हैं तो अपनी फैमिली के पास चले जाइए। आप अपनी मदर के पास जा सकती हैं, अपनी मदर इन लॉ के पास जा सकती हैं। कहने का मतलब ये है कि आप अपनी फैमिली के पास चले जाइए। आप अपने फर्स्ट जो आपके 3 मंथ्स हैं उसमें आप बिल्कुल अकेले मत रहिए, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये टाइम। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, आप बना के खा नहीं सकती हो। अगर आप बना भी लेती हो तो फिर आपको खाने का मन नहीं होता है। तो इस टाइम पे इमोशनल सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि आपके हस्बैंड आपको इमोशनली सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन वो आप हमेशा आपके साथ नहीं रह सकते। आपकी मदर या मदर इन लॉ ही आपके साथ हमेशा रह सकती हैं। तो आप पूरी कोशिश कीजिए कि आप अपनी फैमिली के पास चले। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैं मैनेज कर लूँगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम पीरियड जाएगा आपका मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं मत करना प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सफ़र किया हुआ है। मेरे एक्चुअली इन लॉज़ में कोई है नहीं, मेरी मदर इन लॉ नहीं है, फादर इन लॉ नहीं है, और मेरी मदर जो है, मैं दिल्ली एनसीआर में हूँ और मेरी मदर हिमाचल में है। तो मैं इतना लॉन्ग डिस्टेंस करके भी नहीं जा पाई थी। तो लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग वहीं जाइए, अपनी फैमिली वालों के पास जाइए। वहाँ आप रहोगे, आपके 3 महीने ऐसे निकल जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने क्या क्या दिक्कतें फेस की हैं। उसके बाद आप वापस से अपनी जहाँ आप रहते हो वहाँ आ सकते हो। लेकिन इन केस अगर आपका मेरी तरह है और आप चाह के भी अपनी फैमिली के पास नहीं जा सकते, कोई भी रीज़न हो चाहे आपका, तो ऐसी कंडीशन में आप एक काम कर सकते हो। आप हाउस हेल्प रख लीजिए अपने घर में। आप झाड़ू पोछे के लिए लगा लीजिए, आप अपने लिए खाना बनाने के लिए लगा लीजिए। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो 3 महीने आप कोशिश कीजिए कि आप अफोर्ड कर सको। 3 महीने तक ये लगा लीजिए, उसके बाद आप खुद आप काम करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन आप 3 महीने के लिए जैसे तैसे करके आप 3 महीने के लिए अफोर्ड कर लीजिए। या तो आप अपनी फैमिली के पास चले जाइए, अगर नहीं जा सकते बेस्ट ऑप्शन तो वही है कि आप अपनी फैमिली के पास चले जाइए। लेकिन अगर आप किसी वजह से वो पॉसिबल नहीं है तो मैं यही कहूँगी कि फिर आप अपने घर में हाउस हेल्पर रखिए।
उससे ये होगा कि आप बिस्तर पे पड़ी हैं। जब मैं उठती थी बिस्तर से, कोशिश भी करती थी चीज़ें करने की, तो घर जब मुझे इतना मैसी दिखता था। सब हस्बैंड्स नहीं कर पाते और हस्बैंड्स के पास टाइम भी नहीं होता है और हस्बैंड से हो भी नहीं पाता। तो जब मैं घर देखती थी गंदा, तो मेरे अंदर और ज़्यादा, मुझे खुद और ज़्यादा बीमार फ़ील होता था और मुझे और ज़्यादा बुरा लगता था। मुझे दुःख होता था कि घर पूरा जो है तहस-नहस हो रखा है और मैं बिस्तर पे पड़ी हूँ कि किसी को मेरे हस्बैंड को टाइम से खाना नहीं मिल रहा है और घर भी इतना गंदा हो रहा है। तो वो देख के और नेगेटिविटी अंदर आती है और जो इंसान बेटर फ़ील करेगा वो बेटर फ़ील भी नहीं करता। तो अगर आप घर नहीं जा सकते हैं तो आप एक क्लीनिंग के लिए हाउस हेल्पर रखिए, वो आपका घर क्लीन करेगा। तो जब भी आप घर में ही बैठोगे या उठोगे या कोशिश करोगे घर में ही मूवमेंट करने की, तो घर आपको साफ़ सुथरा दिखेगा, आपके अंदर जो है पॉजिटिविटी आएगी। तो वो चीज़ आपको थोड़ी सी एनर्जी देगी जब आपका घर साफ़ सुथरा होगा। सेकंड, जब आपको वो उसको बताइए कि आपके लिए भाई क्या आपका खाने का मन कर रहा है, आप खुद से बना के खाओगे तो जो रहा सा मन होगा ना आपका खाने का, वो भी खाने का मर जाता है। मेरे साथ ऐसा ही हो रहा था। मैं हिम्मत करके कुछ बना भी लेती थी तो मेरा फिर खाने की इच्छा मर जाती थी। तो आपके लिए कोई खाना बनाने के लिए आता है, आप उससे खाना बनवाइए और आप अच्छे से डाइट भी लेने की कोशिश कीजिए। और नहीं खाया जाता उस समय, डॉक्टर्स भी कहते हैं खाओ खाओ, लेकिन घर वाले भी फोर्स करते हैं, लेकिन मुझे पता है कि कितनी भी कोशिश कर लें हमसे खाया नहीं जाता है। तो उस कंडीशन में भी आप एक चीज़ कर सकते हो कि आप अपने डॉक्टर के पास जब भी जाते हो विज़िट के लिए, तो अगर आपको बहुत वॉमिट होती है तो आप डॉक्टर को बताइए। डॉक्टर यही कहेगा कि वॉमिट होती है तो कोई बात नहीं, आप कोशिश कीजिए खाने की, लेकिन नहीं खाया जाता वो चीज़ डॉक्टर नहीं समझते, क्योंकि मैं बार बार बोल के देख चुकी हूँ। तो आप ऐसी कंडीशन में यही डॉक्टर को कहिए कि आपको बहुत ज़्यादा वॉमिट होती है, आपसे नहीं खाया जाता, वो आपको दवाई दे। तो उस दवाई से ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। ऐसा डॉक्टर देना नहीं चाहते दवाई आपको, लेकिन आप डॉक्टर को कहते हैं। मैंने देखा है ऐसी भी लेडीज़ को मेरी नॉन में ही, जिन्होंने रेगुलर डेली जो है वॉमिट की दवाई खाई है और अच्छे से फिर वो खाना भी खा लेती थी, अच्छे से रहती भी थी पूरा दिन। जिस दिन दवाई नहीं खाती थी उस दिन वो उनको दिक्कत होती थी, तो उनको कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं हुआ, उस गोली से नहीं होता उससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट। लेकिन मेरे को डॉक्टर बोलती थी नहीं खानी, गोली नहीं खानी है आपको, जो है कोशिश करनी पड़ेगी। कोशिश नहीं होती, कौन समझाए डॉक्टर्स को भी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता उससे। आप अपने डॉक्टर को जब बोलोगे ना कि हाँ मेरे से खाया ही नहीं जाता, मेरे को तो खाते ही तुरंत वॉमिट हो जाती है, तो वो आपको गोली देगी और उस गोली से आपका जो है थोड़ा सा जो है आपको खाना खाने में भी मदद मिलेगी, आपको थोड़ा बेटर फील होगा। तो मैं ये नहीं कह रही कि गोलियों पे ही आप वो करो या ज़बरदस्ती गोलियाँ खाओ, नहीं, ये चीज़ मैंने देखी है। तो खा सकते हो आप, उसका ऐसा कुछ भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, ना आपको होगा ना आपके बेबीज़ को होगा। तो चलती हैं काफ़ी लाइट वो होती हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है उसका। तो आप अपने डॉक्टर को बोलिए उनको कि नहीं हो रहा आपसे, तो आप वो आपको ज़रूर है जो दवाई देंगे। तो ये चीज़ हो गई, हाउस हेल्पर की बात हो गई। अब एक चीज़ और आपको और करनी है, कोकोनट ऑयल होता है, ठीक है, कोई सा भी कोकोनट ऑयल जो आप यूज़ करते हैं। मैं पैराशूट यूज़ करती हूँ, मैं एक्चुअली कोई भी यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन पैराशूट ही है जो मैं जनरली ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो आप कोई सा भी जो आपका कोकोनट ऑयल है वो नहीं है तो आप मंगवा के रख लीजिए। और आप जब से आप कंसीव कर लेती हैं तब से आप अपने टमी एरिया पे जो है ऑयल लगाना शुरू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या होता है, कई बार लास्ट के मंथ्स में इचिंग स्टार्ट होती है। कई बार कई लेडीज़ को जो है स्टार्टिंग से ही इचिंग शुरू हो जाती है। और इचिंग से क्या होता है कि जनरली जो इचिंग है वो हमारे टमी एरिया पे ही होती है, थाइस पे भी होती है, टमी एरिया पे ज़्यादा होती है, ब्रेस्ट पे होती है। तो आपको क्या करना है कि जहाँ आपको मोस्टली आपको जो है टमी एरिया पे ही होती है, तो आपको टमी एरिया पे तो डेली लगानी ही लगानी है। उसके बाद जहाँ आपको इचिंग फील हो, अगर ब्रेस्ट पे होती है तो ब्रेस्ट पे भी लगा सकते हो, लेकिन टमी एरिया पे आपको रेगुलर लगाना ही लगाना है। उससे क्या होता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मुझे इचिंग होने लग दी और उसके बाद मैंने उसको खुजा दिया। उसके बाद क्या हुआ कि बिल्कुल निशान पड़ गए, जैसे एक स्क्रैच होता है ना, स्क्रैच की तरह निशान पड़ गए मेरे पेट पे। और वो इतने ज़्यादा हो गए कि वो जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैंने कई चीज़ें ट्राई की लेकिन वो जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर उसके बाद से मैंने जो है कोकोनट ऑयल लगाना शुरू किया। उससे काफ़ी जो है मुझे उनसे जो है काफ़ी छुटकारा मिला। तो मैं यही कहूँगी कि आप शुरू से ही उसको एज अ प्रिकॉशन उसको लगाना शुरू कीजिए। उससे क्या होगा, आपको जो इचिंग होती है वो इचिंग भी कम होगी। और अगर आपको थोड़ा बहुत जो है इचिंग तो इचिंग नहीं होगी उससे, और थोड़ी बहुत अगर होती भी है तो आप नेल्स से उसको मत खुजाना। आप क्या करना है, कोई भी कपड़ा हैंकी लेके हल्का हल्का धीरे धीरे उसको खुजाना और ऑयल जो है रेगुलर लगाना, ताकि आपको जो है आपके पेट पे अगर कोई दाग धब्बा पड़ता भी है तो वो
जो है उससे जो चला जाए। और ये चीज़ आपको डिलीवरी तक करनी है और डिलीवरी के बाद भी करनी है। डिलीवरी के बाद स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं और वो स्ट्रेच मार्क्स जो हैं वो आते ही आते हैं, उसको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आपने बलून देखा होगा, गुब्बारे में जब हवा भरी जाती है, इसी तरीके से हमारा जो पेट है वो बड़ा होता है। और फिर जब डिलीवरी के बाद वो बिल्कुल जो है बलून की तरह ही जैसे हवा निकल जाती है, बलून कैसा हो जाता है, उसी तरीके से हमारे पेट का कुछ ऐसा हाल हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि डिलीवरी के बाद भी आपको रेगुलर, आप नहाने के बाद लगा सकती हैं और रात को सोने से पहले भी लगा सकती हैं। आपको रेगुलर कोकोनट ऑयल लगाना है, उससे आपके जो स्ट्रेच मार्क्स हैं उनमें भी धीरे धीरे, मैं ये नहीं कह रही कि एकदम ही चले जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे अगर आप रेगुलर यूज़ करेंगी तो वो धीरे धीरे फेड होना शुरू हो जाएंगे। तो लेकिन ये आप एज अ प्रिकॉशन आप फर्स्ट मंथ से ही स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इचिंग वगैरह होती है तो फिर उससे क्या होता है कि उससे फिर वो बाद में तो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आपको ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आपको जो है वो स्क्रैच मार्क्स हो जाएंगे, उनको जो स्क्रैच किया होगा उसके मार्क्स पड़ जाते हैं। तो ये आपको एज अ प्रिकॉशन ही पहले से ही लगाना है। तो आप नहाने के बाद लगा सकते हैं प्रेगनेंसी में भी, और रात को भी लगा सकते हैं। जैसे भी आपको लगाना है, 2 बार लगाना है, 2 बार लगाइए, 1 बार लगाना है, 1 बार लगाइए। और जितने भी महंगे ऑयल है मैंने सारे लगा के देख चुकी हूँ, इसलिए मैं सिर्फ आपको बोलूँगी किसी भी ऑयल पे मत जाइए, सिर्फ कोकोनट ऑयल ही यूज़ कीजिए। मैंने भी जब डॉक्टर को सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम पे डॉक्टर ने मुझे बोला था कुछ लगा रहे हो आप अपने टमी पे, तो मैंने कहा कोकोनट ऑयल। उन्होंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। तो मतलब उन्होंने मुझे नहीं बोला ये क्रीम लगा वो लगा, इसका मतलब कोकोनट ऑयल जो है बेस्ट है आपका। और मैं खुद मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। तो ये चीज़ें आपको करनी है। तो जैसे मैंने पहले बताया वो चीज़ कर लीजिए और ये चीज़ कर लीजिए। और तो बस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देनी थी। तो आई होप कि आपको ये मेरी जो छोटी सी इन्फॉर्मेशन है ये आपको अच्छी लगी हो। और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि और भी कोई प्रेग्नेंट है तो उसको भी ये वीडियो जो है हेल्पफुल रहा हो। तो चलिए फिर ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भोलेनाथ।